नमस्कार। मनी मंत्रा के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं वसीम मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन फ्रॉड की। दरअसल आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आए दिन हम अक्सर ये देखते हैं कि अखबार और टीवी में ये खबरें हमें देखने को मिलती हैं कि जिनमें पता चलता है कि इस व्यक्ति का अकाउंट किसी ने ऑनलाइन खाली कर दिया, उनसे फ्रॉड हो गई। इनमें कई सीनियर सिटीजन, सर्विसमैन, बिजनेसमैन या फिर अशिक्षित लोग भी उसमें शामिल होते हैं, जिन्हें इस बात का कोई ज्ञान नहीं होता कि उनके साथ इस तरह की कोई धोखाधड़ी हो भी सकती है। ठगों ने फ्रॉड करने के कई नए तरीके इजाद कर लिए हैं, जिनके बारे में अक्सर आम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ताजा मामला मुंबई के माटुंगा पुलिस स्टेशन का है, जहां पुलिस ने 25 दिसंबर को एक रिटायर्ड बिजनेसमैन की शिकायत दर्ज की। रिटायर्ड बिजनेसमैन ने बताया कि उन्हें रात को करीब 10 बजे उनके फोन पर एक मैसेज आया कि डियर HDFC यूजर, योर HDFC अकाउंट हैज ब्लॉक्ड ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ योर KYC, क्लिक द बिलो लिंक टू अपडेट योर पैन। और इसके बाद उन्होंने घबराकर अकाउंट ब्लॉक होने के डर से आनन फानन में OTP इन लुटेरों को भेज दिया और जिसके तुरंत बाद उनके अकाउंट से 1,10,000 रुपए कट गए। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि ये आखिर ऑनलाइन फ्रॉड होते क्या है, ये कैसे, ये जो ठग होते हैं वो किस तरह से ठगी करते हैं, आपको इससे बचने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं सुविमल भट्टाचार्य जी, जो कि साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। सुविमल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम मनी मंत्रा में। और जैसे कि हमने कहा कि आजकल ठगी, जो ऑनलाइन ठगी के जो तरीके हैं वो भी काफ़ी एडवांस हो गए हैं। लोग जो हैं वो कम अवेयर हैं, लेकिन जिस तरह से ठगी करने की नए नए तरीके आ रहे हैं वो उनसे उतने ज़्यादा अपडेट नहीं हो पाते हैं। तो मेरा सबसे पहला सर बेसिक बुनियादी सवाल यही कि ये ऑनलाइन ठगी होती क्या है और ये जो ठग होते हैं वो किस तरह से आपके साथ ठगी करते हैं। धन्यवाद मुझे इस शो में शामिल करने के लिए। और बड़ी महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अगर हम देखें देश में जितनी डिजिटल सुविधाओं में तरक्की हो रहा है और लोग उसको अपनाए रहा है, साइबर क्राइम या साइबर अपराध भी उसी मात्रा में बढ़ रहा है। और विशेषकर अगर आप देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर में जो इस तरीके की साइबर अपराध होते हैं उसमें कई फीसदी बढ़ोतरी पिछले कुछ सालों में हुए। तो अगर आप देखें कि कैसे ये काम ये क्रिमिनल्स करते हैं, कैसे ये ठगी की नए नए तरीका आविष्कार हो रहे हैं और कैसे इसमें लोग उस ट्रैप में पड़ जाते हैं, उसको अगर आप देखें तो कुछ एकदम सिंपल सा एक तरीका होता है कि वो आपको किसी तरीका से शिकार करते हैं, वो आपको किसी तरीका से आपसे आपके इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। अपने OTP की बात की थी, और आज की डेट में अगर आप देखें तो ज़्यादातर ऑनलाइन फिशिंग या हैकिंग के माध्यम से जो लोगों के अकाउंट से पैसा जा रहा है, वो एक OTP किसी तरीका से जो आते हैं लोगों के पास एक ट्रांजैक्शन के बाद, वो किसी तरीका से वो अपने ये क्रिमिनल सिंडिकेट अपने पास ले लेते हैं। लेकिन मैं इसमें जाने के पहले मैं ये आपके सवाल की मैं ये जवाब देता हूँ कि जी। अगर आप देखें तो ऑनलाइन साइबर क्राइम्स जो होते हैं वो विशेषकर फाइनेंशियल सेक्टर में एक फिशिंग की तरफ से होता है, और आज के डेट में विशिंग भी एक शब्द आ रहा है, विशिंग की तरफ से होता है। फिशिंग यही होता है कि आपके ऐसे एक ईमेल या आपको ऐसे एक SMS मैसेज आते हैं जो आपको लगता है कि आपको अपने बैंक से आए हैं, क्योंकि जिस तरीका से ये मैसेज को कंपोज किया जाता है उसमें आपकी बैंक्स की लोगो, उसमें बैंक जिस तरीका से कम्युनिकेट करते हैं जनरली उसको ध्यान में रखते ऐसे एक कम्युनिकेशन आते हैं कि आप विश्वास कर लेती है बैंक से आया है।
हालांकि आज के डेट में बैंक लगातार लोगों को बताते हैं कि आप कभी भी ऐसे कोई अगर हमारी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आए उसको आप किसी भी तरीके से क्लिक ना करें या उसको विश्वास ना करें, लेकिन लोग इस चीज को ध्यान नहीं देते और पढ़े पढ़े लिखे लोग भी इस ट्रैप में पड़ जाते हैं। तो फिशिंग जो होते हैं वो फिशिंग एक सबसे बड़ा साइबर क्राइम विशेषकर फाइनेंशियल सेक्टर में होते हैं। आप विश्वास करते हैं कि आपकी बैंक से कुछ मेल आए, वो आपसे कुछ मांग रहा है, आप उसमें क्लिक करते हैं और इसके बाद आप इंफॉर्मेशन देते हैं और इसके बाद वो इंफॉर्मेशन भी लेते हैं और साथ में आपकी अकाउंट में एक्सेस भी कर लेते हैं और इसके बाद ट्रांजैक्शन करते हैं। आपने जिस केस के जिक्र किया था शुरुआत में इस शो की, जी। वो आज ऐसे सोफिस्टिकेशन में आ गए हैं कि वो आपसे डर पैदा करते हैं कि आपकी अकाउंट बंद हो जाएंगे या आप ट्रांजैक्शन कर नहीं पाएंगे इस डेट के बाद। तो आप सोचते हैं कि शायद कहीं मैंने कुछ बैंक की नियम अनुसार मैंने कुछ नहीं किया और इसीलिए मुझे बैंक से इस तरीका के एक चेतावनी आई है और हम इसको इमीडिएटली जो बैंक जो मैसेज आ रहा है उसको क्लिक करें, उसको करने से हमारा अकाउंट बच जाएगा। और ऐसे बहुत लोग आज शिकार होते हैं इन क्रिमिनल्स की चक्कर में। तो सबसे बड़ी बात जो है आज के डेट में फिशिंग आज भी सबसे बड़ा एक साइबर क्राइम का माध्यम है जहां तक फाइनेंशियल सेक्टर की सवाल है। जी। तो आप जब आपकी इंफॉर्मेशन इनको देते हैं वही इंफॉर्मेशन लेके और इनके पास जो ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशन आपके बारे में प्राप्त है वो सबको मिला के सोशल इंजीनियरिंग करके आपसे आपकी नेटवर्क से वो ट्रांजैक्शन करता है और इसके बाद ट्रांजैक्शन के बाद जो ओटीपी भी आता है वो ओटीपी आपसे वो लेते हैं किसी तरीके से, कुछ ये भी नहीं बताएगा कि वो ट्रांजैक्शन करके ट्रांजैक्शन के लिए वो ओटीपी ले रहा है या बताएगा कि आपका अकाउंट हम इस वक्त अपडेट कर रहे हैं और एक ओटीपी आया हुआ है। आप उस मैसेज जो आते हैं किस लिए ओटीपी आया है वो आप पढ़ते नहीं, आप वही नंबर से पकड़ते हैं और उनको आगे दे देते हैं जी। और इसके बाद आप शिकार हो जाते हैं क्योंकि कुछ ही समय में 3-4 ट्रांजैक्शन करके वो आपके अकाउंट खाली कर देते हैं। और विशेषकर ये सीनियर सिटीजन्स और हमारे यंगस्टर्स के साथ भी हो रहा है, लेकिन सीनियर सिटीजन्स को इस तरीका से बहुत लोगों की अकाउंट से आज के डेट में पैसा जाता है। ऐसे में सुविमल सर जो ऑप्शंस हैं वो क्या बचते हैं? क्योंकि हमने भी देखा है कि मेरे फ़ोन में भी कई बार इस तरह के मैसेज आते हैं, हम चूंकि जानते हैं इसलिए उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको डिलीट करते हैं, उस नंबर को ब्लॉक कर देते हैं। मेल्स पे इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, वो लिंक्स आते रहते हैं। मेरा सवाल ये कि क्या इस तरह के मैसेजेस को, इस तरह के लिंक को क्या हम अपने मोबाइल में आने ही ना दें, इसका कोई तरीका? अपने मेल पे आने ही ना दें, इसका कोई तरीका? इसका कोई तरीका हमारे पास है क्या तकनीकी तौर पे? देखिए, तकनीकी तौर पर ये कम्युनिकेशन रुकने का मुझे लगता नहीं कि उपाय है। वो ईमेल ट्रांसमिट होगा या वो मैसेज आएगा। अब बात आती है कि जो मैसेज आया है और ईमेल आया वो किस सूत्र से आया है। वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास वो क्षमता होना चाहिए कि वो आगे वो डिजिटल फुटप्रिंट्स को यूज करके ट्रैक करके पकड़े। बिल्कुल। तो इवेंट के बाद ही, घटना के बाद ही कुछ कार्रवाई इसमें हो सकती है। ईमेल या मैसेज आप रोक नहीं सकते। वो मैसेज जरूर वो जो क्रिमिनल है वो तरीका निकालेगा आपको भेजने का। अब बात आती है कि अगर आपके पास ऐसे एक मैसेज आते हैं तो आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना है। और जो रिस्पॉन्ड आपको नहीं करना है वो लोगों का बीच में किसी एक जागरूकता की तरफ से ये सबका बीच में आना चाहिए, जिसके लिए हमको कोई अवेयरनेस कैंपेन करना पड़ेगा, जिसके लिए बैंक की तरफ से लगातार मैसेज दिया जाना पड़ेगा, जिसकी तहत आपको देखना पड़ेगा कि अगर लोग किसी तरीका से ऐसे मैसेजेस इनके पास आते हैं तो किस तरीके से मैसेजेस आते ही ये सारे बैंक्स और लॉ एनफोर्समेंट नेटवर्क के साथ मिलके उसी तरीका से मैसेजिंग इस उदाहरण दे के लोगों के पास, उपभोक्ताओं के पास इनको
देना चाहिए कि इस लेकिन तरीके से आ सकता है, आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन सुमिल सर, जैसा कि आपने कहा कि उस पर लिंक ना करें, उस पर क्लिक ना करें, लेकिन जो मैसेज आ रहा है मैं देख रहा हूं कि वो लिखा होता है। जैसे कि मैं अगर एसबीआई का कस्टमर हूं तो उसमें एसबीआई का जिक्र होता है, उसमें लिखे होते हैं एसबीआई की तरफ से मैसेज आया है। अब ये सच है या झूठ है वो कैसे कोई पता करे? कोई इंपॉर्टेंट लिंक्स भी हो सकते हैं जो कि सही भी हों, लेकिन अगर आप उसे क्लिक नहीं करते हो सकता है कि आपका जो ज़रूरी काम वो अटक जाए। ऐसे मिलते जुलते भी लिंक्स आते हैं, मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं, इसमें लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करें? कहीं एक वो आपकी मैं क्या बताऊँ, वो एक शब्द मेरे पास नहीं आ रहा है। कहीं एक पॉइंट होगा जहां पे जो एक जेन्युइन मेल आता है और एक फ्रॉड मेल आता है, उसमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या किसी आपकी लोगों में कुछ डिफरेंस होगा, या कहीं लाइंस जो रहेगा वो एक अनप्रोफेशनल तरीका से कम्युनिकेशन होगा। और अगर आप देखें, बैंक की तरफ से आज के डेट में लगातार मैसेजेस लोगों के पास दिया जाता है कि आप हमारी तरफ से कभी भी आपके बारे में, आपकी अकाउंट के बारे में किसी भी तरीका से इंफॉर्मेशन मांगा नहीं जाएगा, तो आप किसी भी हालत में इसमें क्लिक ना करें। जैसे इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अवेयरनेस कैंपिंग इतना बड़ा होना चाहिए कि सारे उपभोक्ता को एक ईमेल करके अवेयरनेस कैंपेन नहीं होगा। आप रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में कीजिए, आप आपकी सीनियर सिटीजन ग्रुप में कीजिए। और मुझे लगता है कि इसी तरीका से इवन आरबीआई की तरफ से एक मैंडेट की वो होना चाहिए कि अगर बैंक्स एडवर्टाइजमेंट में इतनी फीसदी अपने स्पेंड करते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन मैंडेट के लिए भी, आपकी जो अवेयरनेस कैंपेन के लिए भी आपको इस तरीका से कार्रवाई करना पड़ेगा, आपको स्टेप्स लेना पड़ेगा, आपको एक्टिविटीज करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि आपके उपभोक्ताओं को किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन। तो यही मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा जो मैक्सिमम केसेस जो होते हैं उसको रोकने के लिए यही तरीका है। आपके लोग शिकार होते रह जाएंगे, या लोग शिकार होंगे भी इस तरीके की क्राइम में, तो इसीलिए जितने लेकिन लोगों को। लेकिन हाँ सुमिल बताइए। सर, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि आप जो थर्ड पार्टी जो वेबसाइट्स हैं या जो फिर मोबाइल ऐप्स हैं उसको, उससे आप बचें, उसको आप डाउनलोड ना करें। क्या ये भी एक तरीका हो सकता है? या फिर दूसरा ये भी है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में भी एंटीवायरस आते होंगे सॉफ्टवेयर्स, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि इस तरह के जो फिशिंग मेल्स है उससे आप बच सकते हैं। क्या ये तरीका सही होगा? देखिए, जितने सारे ईमेल सिस्टम्स या नेटवर्क्स लोग यूज करते हैं, उसका प्रोवाइडर्स ऑलरेडी उसमें सिक्योरिटी आपका प्रोविजन रखते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि मोबाइल में अगर कोई इस तरीके से आप डाउनलोड करेंगे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। बात ये रह जाती है कि आपको अपने आप का एक साइबर हाइजीन का आदत बनाना पड़ेगा। यही है कि हम किसी भी नेटवर्क की, किसी भी तरीका की ईमेल जो हमारे पास बैंक या ऐसे कोई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, हम उसको कभी क्लिक नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि यही एक रास्ता है। अगर आप देखें कि सिगरेट का पैकेट का मैं एक उदाहरण देता हूं कि अब उसमें लिखा रहता है कि ये सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और आज के डेट में इस तरीके के फोटो भी दिया जाता है कि लोगों को डिसुएड किए कि इस तरीका के आपकी सिगरेट ना पिए, लेकिन फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं। और तो ऐसे भी आपकी केस, अगर साइबर में भी अगर आप देखें, इस तरीका की कोई बैंक की तरफ से आज के डेट में बहुत सारे बैंक की तरफ से ईमेल जाते हैं, मैसेजेस जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद भी कुछ लोग इसके शिकार हो जाएंगे, लेकिन ज्यादातर लोग उससे सतर्क हो जाते हैं। जैसे सिगरेट के पैकेट में देख के बहुत लोग सतर्क हो जाते हैं कि भाई हमारे लिए हानिकारक है, हम नहीं लेते। और ऐसे धीरे 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 करते करते एक आदत जैसा बन जाता है। पहले आप जब पैकेट देखते तभी याद हो जाती है, या सिगरेट को याद करते तब याद आ जाता है कि हमें ये नहीं लेना है, ये ठीक नहीं है। तो इसी तरीका से अपने आप में एक मैं कहूंगा कि एक ह्यूमन हैबिट की तरीके से ये होना पड़ेगा कि हम किसी तरीके से बैंकिंग, ईमेल, एसएमएस या कोई लॉटरी वाली मैसेजेस जो आएंगे उसको हम कभी कभी क्लिक नहीं करेंगे।
यही रास्ता है भाई साहब। मैं तो कहता हूं कि इसके अलावा कोई टेक्निकली आप जितने भी नेटवर्क को स्ट्रांग करते रहते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो क्रिमिनल इसमें काम करते हैं वो क्रिमिनल बेसिकली आपको एक सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से आपको वो आपकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो तो अगर आप देखिए, हाँ, उनका जो जो हमारा सर फायरवॉल है, हमारे जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं भारत में, जो हमारा फायरवॉल सेफ्टी वॉल है, क्या हमारे जो हैकर्स हैं कि वो हमसे जितने स्मार्ट हैं, हमसे ज़्यादा तेज़ हैं, उनके पास ज़्यादा तकनीक है कि वो उस फायरवॉल को, सेफ्टी वॉल को भी वो क्रॉस कर जाते हैं? अब बात आती है कि इंडिविजुअल इंस्टेंसेस में आप देख सकते हैं ज्यादातर हमारे जो बैंक्स है, बैंकिंग नेटवर्क्स, बैंक्स में आईटी की इन्वेस्टमेंट, बैंक्स में सिक्योरिटी की इन्वेस्टमेंट्स लगभग अच्छे रहे हैं इस देश में। और इसीलिए जितनी अटेम्प्ट होते हैं बैंकिंग नेटवर्क्स के ऊपर, उस तरीके के कोई मैसिव साइबर क्राइम नहीं हुए कि हमारे बैंक से पैसा निकल गए है। लेकिन जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो उस नेटवर्क को यूज करके आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, उन उन उनमें एक लास्ट माइल में एक मैं कहता नहीं रिस्क रहता है, बट उसमें एक एंगल रहता है रिस्क का कि अगर कहीं यहीं पे आपकी आइडेंटिटी का आप इंफॉर्मेशन दे देते हैं सोच के ये बैंक से आ रहा है, यही आपकी प्रॉब्लम हो जाता है। फायरवॉल्स बैकएंड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपकी डिवाइसेस में काम करते हैं एक लेवल तक, और मुझे लगता है आज तक ये अच्छा रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कम रहे। अब साइबर क्राइम होते हैं, साइबर क्राइम होते रहेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट या आप टेक्निकली क्या उपाय ले सकते हैं उसमें सारे बैंक सतर्क है। और उसमें वो सर सुविमल सर यही सवाल आ जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह के फ्रॉड का शिकार हो जाता है वो, तो फिर उनके पास क्या ऑप्शन बचते हैं? क्योंकि उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकल गए या फिर किसी और तरह की दिक्कतें अगर उन्हें आती है, तो वो सबसे पहला स्टेप क्या उठाए? किस तरह से इस फ्रॉड की शिकायत, कंप्लेन वो कहाँ और कैसे लॉन्च कराए? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। आज के डेट में सरकार की तरफ से और रिजर्व बैंक की तरफ से काफी कदम उठाए गए हैं ताकि अगर आप किसी भी क्राइम की तरफ से, साइबर क्राइम में शिकार होते हैं, आप आगे इसको इमीडिएटली रिपोर्ट कर सकते हैं। साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in जो सरकार की है, जो गृह मंत्रालय की तरफ से हैंडल किया जाता है, उसमें आप केस दर्ज कर सकते हैं। आप टेलीफोनिकली भी केस दर्ज करते हैं। जिस स्टेट में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, जिस स्टेट में घटना होते है, उस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उसमें शामिल होते हैं। और ज्यादातर अगर देखा जाए कि 24 घंटे के अंदर अगर आपने कंप्लेन दर्ज किए हुए हैं, एक रिजर्व बैंक की सर्कुलर थी 2017 की, जिसमें दिसंबर की, जिसमें बताया गया था कि कैसे आप इसके बारे में आप कैसे आपके पैसा वापस मिल सकता है अगर आप साइबर क्राइम की शिकार हो जाते हैं। ये चूंकि वित्तीय धोखाधड़ी है सर, सुजमल सर, वित्तीय धोखाधड़ी के लिए क्या बैंक के पास आप कंप्लेन लॉन्च करा सकते हैं, या फिर जो पुलिस फोर्सेस हैं, पुलिस थाने में जाके वित्तीय जो कामकाज देखते होंगे वहाँ पे उनके सामने इस तरह के जो फ्रॉड वाले मामले जो हैं उनको आप लॉन्च करा सकते हैं? मामले कहाँ जाएं? नहीं, अब आप दोनों के पास जा सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि पुलिस के पास इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग आज के दिन में हर स्टेट में, लेकिन उसको छोड़िए, आपकी जो लोकल पुलिस स्टेशन है पास में, आप उसमें जाके तुरंत आपकी केस दर्ज कराइए। इसके बाद वही उसको लेते हैं आगे और बैंक्स और बैंकिंग सिस्टम को इसमें अवगत कराते हैं, और इसके बाद वो दोनों की कोऑर्डिनेशन से आपका पैसा, बहुत समय आजकल देख रहा है कि पैसा वापस लोगों को मिल रहा है, पैसा पर ट्रांजैक्शन होने के बाद भी वो ट्रैक कर पा रहा है कि किस क्रिमिनल नेटवर्क्स में या किस अकाउंट में आपके पैसा चलेगी या क्या ट्रांजैक्शन के लिए यूज हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप 10 जगह का भूल जाइए। आप पहले चीज आपको जो करना है, आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाए। आप सवाल आते हैं कि लोकल पुलिस स्टेशन की रिस्पॉन्स क्या रहता है, लोकल पुलिस स्टेशन की कॉम्पिटेंस क्या होता है, लेकिन
ज्यादातर अगर आप देखें लोकल पुलिस स्टेशन सारे देश में आज के डेट में साइबर क्राइम को इमीडिएटली रिपोर्टिंग करते हैं, और इसके आगे वो अपने पुलिस नेटवर्क के माध्यम से अपनी साइबर क्राइम सेल या इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग से इससे आगे बैंकिंग नेटवर्क्स में जी इसको आगे करते हैं, और इसके जी। बाद लेकिन उपभोक्ता को। जी सुमेल सर, इसको लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं कमर्शियल बैंकों को लेकर? अगर इस तरह की शिकायतें बैंक के पास आती हैं तो इसको लेकर क्या कुछ डायरेक्शन आरबीआई की तरफ से है कि इस तरह के मामलों को वो कैसे टैकल करे? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जैसे मैंने बताया था, दिसंबर 2017 में रिजर्व बैंक ने इसके बारे में गाइडलाइंस दी थी, और उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर उसमें आपकी फाइनेंशियल अमाउंट या परसेंटेज भी आपको कितना वापस हो सकता है, किस समय तक आप कंप्लेन दर्ज करने से क्या हो सकता है, ये सारे क्लियरली लिखा गया। लेकिन जो जानने के लिए एक किसी उपभोक्ता के चाहिए यही है कि आप किसी भी नेटवर्क से आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दीजिए, तो वो रिजर्व बैंक के गाइडलाइंस जो बैंकों के पास है उसी गाइडलाइंस के हिसाब से बैंक को भी आपकी उपभोक्ता को वापस पैसा देंगे। लेकिन एक चीज है कि उस रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस में बड़ा क्लियरली मेंशन है कि आपको, अगर आपने अपना इंफॉर्मेशन आगे दे दिया जब आपको मांगे गए, जैसे ओटीपी है ना, तो ज्यादातर केस में बैंक्स के लायबिलिटी तब नहीं रहते। ओके। तो हाँ, तो इसीलिए घूम फिर के वही आ जाते हैं कि ठीक है, आपके साथ घटना के बाद आपको रिड्रेसल मैकेनिज्म बड़ी क्लियरली डिफाइंड है, लेकिन आपको बचने के लिए ये गाइडलाइंस आपको नहीं बचाएगा। रिजर्व बैंक के आपको गाइडलाइंस बचाएगा कि आपका हैबिट और व्यवहार कैसा आपने बनाया, आपने किस तरीके का आपका साइबर हाइजीन बताया। इसमें तो सर एक और अब जो नई तकनीक आ रही है इसमें कि अब कार्ड की क्लोनिंग ही कर रहे हैं। जो फ्रॉड्स हैं वो आपके कार्ड की क्लोनिंग कर पा रहे हैं, वो पासवर्ड की चोरी कर पाने में वो एबल हो गए हैं। तो कार्ड क्लोनिंग और पासवर्ड की चोरी करना, इस तरह की चीज़ें भी हो गई हैं। तो आपकी सलाह क्या होगा कि जहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं कि जहाँ आप अपने कार्ड का यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, इस कार्ड का मिनिमम आप यूज़ कर सकें, इसका ऑल्टरनेट क्या है? नहीं, अगर आप देखें तो हमारे देश में आज भी क्रेडिट डेबिट कार्ड भी यूसेज फिर भी बहुत कम है जिस मात्रा में होना चाहिए था। लेकिन अगर आप देखें कि उस नेटवर्क में भी काफी सारे सिक्योरिटी ऑलरेडी बिल्ट अप है। लेकिन अगर आपके कार्ड, आपको लगता है कि आपका कार्ड क्लोन हुए, आपको किसी तरीके से डाउट है, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो आपकी जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें आपको तुरंत एक एसएमएस आता हुआ है। तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि अगर आपने ट्रांजैक्शन नहीं किया और किसी क्लोन कार्ड के माध्यम से भी किसी ने एक ट्रांजैक्शन किया, तो आप तुरंत इसको पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कीजिए और आपकी कार्ड की इंफॉर्मेशन दे, फिर वो आगे इसको वो लेके जाएंगे। तो रास्ता आपके पास है कि, क्योंकि आपको आपको सतर्क रहना पड़ेगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो रिजर्व बैंक की तरफ से कुछ सालों से अभी हो रहा है कि हर अकाउंट के साथ एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना पड़ेगा और वो एक्टिव होना चाहिए। अभी बहुत लोग के पास ये भी होते हैं कि किसी एक मोबाइल नंबर से कोई अकाउंट खोला है, उसके बाद सिम बदलते रहते तो आपकी मोबाइल नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं आते, वही सिम और किसी के पास चला गया। या कुछ कुछ केसेस में सिम क्लोनिंग का भी घटनाएं आए हैं। बिल्कुल। हाँ, तो ये सारे तभी आपको जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और इसके बाद देख रहा है कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, तभी आपको सतर्क होना चाहिए कि कहीं गड़बड़ है, आप बैंक को कांटेक्ट कीजिए। अगर आप ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है और देख रहा है कि आपको अकाउंट से पैसा चले गए, तो आपको लॉ एनफोर्समेंट के सामने रिपोर्ट करना है। तो आपके जो अकाउंट है, जिस तरीके से आप अकाउंट को मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं, आपको लगातार उसको ऊपर निगरानी रखना चाहिए कि किस दिन क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, कब हो रहा है। एक पकड़ लीजिए, एवरी 3 डेज एक बार अपने अकाउंट को चेक करे या एक हफ्ते में एक बार चेक करे। अगर
आप उतनी सेवी नहीं रहते कि मोबाइल में एसएमएस चेक करते रहते। आज के डेट में हर ट्रांजैक्शन के एक एसएमएस आते हैं और इसके साथ साथ इतने सारे स्पैम एसएमएस आते हैं, तो कभी कभी उसमें भी जो एक ट्रांजैक्शन वाला एसएमएस वो भी छुप जाते हैं। जी। तो घूम फिर के यही आ जाता है कि हम अपने आप को किस तरीके से सतर्क करें। इसमें सर ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप अपने पर्सनल सिक्योर नेटवर्क को छोड़ के, वेब सिस्टम को छोड़ के, जब आप ऑफिस में या फिर कहीं ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं जहां की आपको पता नहीं है कि वो नेटवर्क सिक्योर है कि नहीं, वहां पे भी आपको बहुत खास ख्याल रखना होगा कि वहां पे आप इस तरह का अपना जो बैंक अकाउंट है वो खोले ही ना, ताकि आपके साथ कोई इस तरह की धोखाधड़ी हो। जरूर, लगभग ऐसे ऐसे घटनाएं आजकल कम ही होते हैं। लोग जनरली अपने डिवाइस से ही कनेक्ट करते हैं। लेकिन पब्लिक प्लेस में कभी भी आप नेट में कनेक्ट करते हैं, चाहे बैंक अकाउंट या ऐसे भी अगर आपको ईमेल अकाउंट में खुलते, तो आपको सतर्क रहना चाहिए कि कभी कभी की स्ट्रोक्स के माध्यम से भी आपकी जैसे पब्लिक वाईफाई है, जैसे आप मेट्रो में हैं या किसी पब्लिक प्लेस पे हैं जहां पब्लिक वाईफाई है, क्या आप सजेस्ट करेंगे कि वहां पे आप अपने पर्सनल डिटेल्स को, अकाउंट को खोल पाएं या नहीं खोल पा सकते हैं? आप खोल सकते हैं, आपके डिवाइस के माध्यम से आप देख सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कि वही से कोई एयर से कोई उसको खींच के आपकी इंफॉर्मेशन ले जाएंगे, क्योंकि जो भी आपका पासवर्ड्स होते हैं बैंकिंग के, वो आप किसी भी कम्युनिकेशन में ये नॉन एनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं जाते, ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाते। तो जनरली इसको इस तरीका से हैक कर लेना ओवर द एयर पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन बात फिर वही आ जाते है कि कुछ एक साइबर हाइजीन के एक हैबिट बना लेते हैं। तो वो साइबर हाइजीन के अगर हैबिट अगर आप हमसे पूछे, तो हमारा यही सलाह सब लोगों को रहते है कि आप अपनी अकाउंट चलते फिरते कहीं से ना खुले। आप अपना एक सिक्योर डिवाइस से, आपकी एक फिक्स्ड एक हिसाब से आप इसको एक नियम के अनुसार उस अकाउंट को खुले। अगर आप कोई ट्रांजैक्शन किए हैं और इसके बाद आप एक बार अपने अकाउंट में चेक करें कि जी सर, क्या ये ट्रांजैक्शन सही हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप करते मिला जुला हैं, के सुमल सर ये कह सकते हैं कि आपको जो वित्तीय तौर पर, फाइनेंशियली आपको बहुत ही ज़्यादा लिटरेट और समझदार होने की ज़रूरत है। आप चीज़ों को देखें और तभी आप किसी इस तरह की वित्तीय धोखाधड़ी से बच सकते हैं। किसी भी अनजाने लिंक पे आप क्लिक ना करें, अनजाने मैसेज को आप रिप्लाई ना करें। इन तमाम चीज़ों को, और जैसा कि आपने कहा कि आप एक रेगुलर इंटरवल पर अपने पासवर्ड्स हैं इंटरनेट बैंकिंग के, उसको बदलते रहें, और किसी तरह के जो ऐप्स हैं उसको, वेरीफाइड जो ऐप्स नहीं हैं उसको आप डाउनलोड ना करें। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको अगर आप अपने रूटीन में अडॉप्ट करते हैं, उसको अपनाते हैं, तो इस तरह के जो फाइनेंशियल जो फ्रॉड्स हैं, बैंकिंग फ्रॉड्स हैं, उससे आप बच के रह सकते हैं। बहुत ही अहम जानकारी हमने इस कार्यक्रम के जरिए ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर हमारे इस मेहमान के जरिए दी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुमेल भट्टाचार्य जी, इन तमाम बातों को और इन तमाम सावधानियों को, जैसा कि आपने बताया, उनको हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुमेल भट्टाचार्य जी। तो इसके साथ ही मनी मंत्रा के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।